ओके जी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड को हम डिफाइन करते हैं, एसिड की डिफरेंट थ्योरीज हैं। इसमें हमारे पास लुईस थ्योरी भी है, ब्रॉस्टेड लोरी थ्योरी भी है, आर्हेनियस थ्योरी भी है। बट मोस्टली जो है वो हम अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टेड लोरी एसिड को डिफाइन कर रहे होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टेड लोरी थ्योरी एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टेड लोरी थ्योरी एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। यहाँ प्रोटॉन में पता है किसको कह रहा हूँ? H प्लस को कह रहा हूँ। प्रोटॉन में किसको कह रहा हूँ? H प्लस को कह रहा हूँ। क्यों पता है? H प्लस मीन्स दैट प्रोटॉन नंबर इज वन एंड द मास नंबर इज वन। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? जीरो। पॉजिटिव चार्ज है ना, इस वजह से। प्रोटॉन कितने हैं? वन। न्यूट्रॉन कितने हैं? वन माइनस वन, जीरो। इट हैज ओनली वन प्रोटॉन। It has only one proton. That's why I'm saying that this is called proton. ये वो वाला प्रोटॉन नहीं है जिसको आप समझ रहे हो कि वो न्यूक्लियस में होता है। मैं उस प्रोटॉन की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, जब भी हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो हम उसको क्या कह रहे होते हैं कि वो प्रोटॉन है। ओके। सो हर वो चीज जो आपको हाइड्रोजन दे, हर वो चीज जो आपको हाइड्रोजन दे, आप उसे क्या बोलोगे? एसिड है। यानी हाइड्रोजन बोले तो H प्लस दे, हाइड्रोजन बोले तो H प्लस दे, याद रखिएगा। H प्लस देगा तो वो क्या होगा? एसिड होगा। अगर H प्लस नहीं देगा तो वो एसिड नहीं होगा। दैट्स द मेन पॉइंट। दैट्स द मेन पॉइंट। ओके। तो जो भी एसिड आपके पास होगा वो डिसोसिएट होगा। क्या होगा वो? डिसोसिएट होगा। और जब वो डिसोसिएट होगा यानी कि वो टूटेगा, है भाई, जब वो ब्रेक डाउन होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको क्या देगा? H प्लस देगा। जो कि ये रहा। HCl डिसोसिएट हुआ तो उसने ये दिया। H2SO4 हुआ तो इसने 2H प्लस दिया। ये डिसोसिएट हुआ तो इसने 1H प्लस दिया। तो इन शॉर्ट कि जब भी आपका एसिड ब्रेक डाउन होता है तो वो आपको H पॉजिटिव आयन देता है। दैट जिसको मैं क्या कह रहा हूँ? प्रोटॉन कह रहा हूँ। जिसको मैं क्या कह रहा हूँ? प्रोटॉन कह रहा हूँ। तो ये है मेन बात इसकी। ओके। और जितने भी आयन्स आपके सामने ये आपको नजर आ रहे हैं ना, इन सब का स्टेट सिंबल पता है हम क्या लिख रहे होते हैं? AQ। बोले तो एक्वियस, 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 एक्वियस और एक्वियस। क्यों? कि आपने इसको वाटर में डाला है, ये तभी डिसोसिएट हुआ है। वाटर में जब हम इनको डालते हैं ना तो ये डिसोसिएशन शो करते हैं। वाटर में जब हम इनको डालते हैं तो ये डिसोसिएशन शो करते हैं। और दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि दे आर एक्टिंग एज एन एसिड, क्योंकि दे आर गोइंग टू डिसोसिएट H पॉजिटिव आयन। क्योंकि दे आर गोइंग टू डिसोसिएट H पॉजिटिव आयन। सो कोई भी एसिड हो आपका, कोई भी एसिड हो, डिपेंड करता है। HCl हो, H2SO4 हो, HNO3 हो, H3PO4 हो, इन शॉर्ट कोई भी आपका एसिड हो वो आपको क्या देगा? H पॉजिटिव आयन देगा। तो अगर वो H पॉजिटिव आयन देगा इसका मतलब वो एसिड की डेफिनेशन पर पूरा उतर रहा है। सही है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए कि यार ये है वो एसिड जो H प्लस देते हैं आफ्टर डिसोसिएशन। ओके। तो इसी तरह से इसका इनवर्स, इसका उलट हमारे पास होता है ब्रोंस्टेड लोरी बेस। ये क्या करता है? ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है। एक डोनेट करेगा तो दूसरा क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एक डोनेट करेगा तो दूसरा क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वो एसिड है और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन है? बेस है। जैसे कि मैंने यहाँ जो इक्वेशन लिखी है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अमोनिया था ना, ये HCl था। ओके। इसने क्या किया? इसने इसको प्रोटॉन दिया। तो ये इनिशियली H2O था, अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? H3O हो गया ना। इसका क्या मतलब है? इसने हाइड्रोजन लिया है ना किसी से। भाई 2 से 3 हो गया, इसका यही मतलब है ना, इसने लिया है। तो चूंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैं इसे क्या कहूंगा कि दिस इज अ बेस। अगर ये डोनेट करता तो मैं इसे क्या कहता? एसिड कहता। तो इस तरह से भी आप डिफाइन करोगे। तो ये एक दूसरे का इनवर्स है। एसिड का जो इनवर्स होता है वो कौन होता है? बेस होता है। एसिड का जो इनवर्स होता है वो कौन होता है?
बेस होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोस्टेड लोरी बेस। सो समराइज कर रहा हूं, एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर और बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। ओके, और प्रोटॉन हम यहाँ पे किसको कह रहे हैं, H पॉजिटिव को कह रहे हैं। सही है, चले। फिर हम बात कर रहे होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की। इसकी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड यानी कि कोई एसिड आपका कितना स्ट्रांग है या आपका एसिड कितना वीक है। देखो विनेगर भी एसिड होता है, विनेगर भी एसिड होता है, लेकिन इसको तो हम अपने जो है ना सालन वगैरह में डाल रहे होते हैं, है ना। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सूप में इसको यूज करते हैं, तो वो भी तो एसिड है। हम तो एसिड के बारे में ये कहते हैं तो कोरोसिव नेचर है, बर्न करता है। विनेगर तो स्किन बर्न नहीं करता, आप भले उसको हाथ लगा लो, कोई मसला नहीं है। ओके, तो उसको तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वो डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पर। आपका जो पर्टिकुलर एसिड है वो कितना स्ट्रांग है या वो कितना वीक है। तो अब उसका क्या क्राइटेरिया है, बिहाइंड द क्या है, इस बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि वो एसिड स्ट्रांग है या वो एसिड वीक है। अगर आपको याद हो, हमने इसी तरह से मेटल को भी डिसाइड किया था जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल बता रहा था। मैंने आपको क्या कहा था कि यार कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो अगर इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो मोर रिएक्टिव मेटल है, और अगर इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है तो वो लेस रिएक्टिव मेटल है। तो यहाँ पर भी आप जब एसिड की बात करोगे ना कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है कौन सा एसिड वीक है, तो याद रखिएगा हम एसिड का भी कंपैरिजन करा रहे होंगे किससे, कि वो कितनी आसानी से प्रोटॉन दे रहा है और कितनी आसानी से प्रोटॉन नहीं दे रहा है। तो सो एबिलिटी टू आयोनाइज किसका ज्यादा है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, वो अपने आसानी से आयोनाइज भी होते हैं और कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो ना, वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने HCl के यहाँ पर लिए कितने मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स लिए, 100। अब आपने इसको डिसोसिएट कराना है। अब आप देखोगे कि डिसोसिएशन कितनी हो रही है, उस 100% में से डिसोसिएशन कितने परसेंट हुई है। तो अगर डिसोसिएशन मैक्स हुई है, मैक्स फुल्ली डिसोसिएट हुआ है, फुल डिसोसिएशन हुई है, शायद एक दो मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिन्होंने अपना हाइड्रोजन नहीं दिया, बाकी सबने दे दिया, तो आप क्या कहोगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कुछ एसिड कंजूस होते हैं, उनके पास हाइड्रोजन होते भी हैं लेकिन वो देते नहीं है। उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, पार्शियल आयनाइजेशन। पार्शियल मतलब हाफ से भी हाफ, ओनली 1% या 2% आयनाइजेशन। यानी कि आउट ऑफ 100 सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो अपना H प्लस दे देगा, बाकी H प्लस नहीं देंगे, तो उसको आप क्या बोलोगे कि वो वीक एसिड है। ओके, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, हमने बताया कि यार ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो आपका माइंड क्लिक कर जाएगा, हाँ यार स्ट्रॉन्ग एसिड तो वो होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है, और पार्शियल आयोनाइजेशन वीक एसिड की होती है। पार्शियल आयोनाइजेशन में मैंने आपको बताया ना कि 1%, 2%, 3%, मैक्सिमम 4% होता होगा। मतलब वो 90% वाला सीन नहीं है इसमें। ओके, तो हम इस बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है। अच्छा, फिर यहाँ पे भी मैंने यही बताने की कोशिश की है कि ये नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड है, ये फुली डिसोसिएट हो गया H प्लस में और NO3 माइनस में। ओके, ये फुली डिसोसिएट हो गया। अच्छा, फुली डिसोसिएट होने की एक और निशानी भी है, एरो, सिंगल एरो आ रहा होगा, सिंगल एरो आ रहा होगा, याद रखना, सिंगल एरो आ रहा होगा फुली डिसोसिएट में। आपने देखा कि ये सिंगल एरो है, ये सिंगल, इस तरह के एरो की बात करो, मतलब डबल नहीं होगा। इसको कहते हैं डबल एरो, डबल नहीं होगा स्ट्रॉन्ग में, डबल होता है वीक एसिड में। डबल किस में होता है, वीक एसिड में। सिंगल जो एरो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड में होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में ये होता है ना कि अगर उसने अपना एक दफा H प्लस दे दिया तो वो दोबारा वापस नहीं दे लेगा आप दोबारा। तो इसलिए सिंगल एरो होता है, इट्स ए रिवर्सिबल रिएक्शन, एक दफा प्रोडक्ट बन गया तो वो वापस पीछे नहीं आता।
तो इसलिए ज्यादातर जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड को सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वीक एसिड को डबल एरो से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ओके, तो इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का क्राइटेरिया सेट करेंगे अपने माइंड में कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो फुली डिसोसिएट हो, जो फुली आयोनाइज हो, और वीक एसिड क्या होता है, जो पार्शियली आयोनाइज हो, यानी कि 1% या 2% आयोनाइज हो, बाकी अनआयोनाइज्ड रहे, बाकी वो अनआयोनाइज्ड रहे, तो आप उसको क्या कहते हो कि ये क्या है, वीक एसिड है। फुल आयोनाइज हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक आयोनाइज हो रहा है, पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि ये वीक एसिड है। फुल्ली मतलब स्ट्रॉन्ग और पार्शियली मतलब वीक एसिड। ओके, तो मैंने यहाँ डिफाइन किया है वीक एसिड को कि ये क्या होते हैं, विच पार्शियली आयोनाइजेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। स्मॉल अमाउंट आपको H प्लस का मिलता है इसमें, बाकी ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है। तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म जो है वो इज नॉट गुड, इट शुड बी फुली डिसोसिएटेड, तो इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब सारे तो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, हर एक की नेचर अलग अलग होती है। अब वो डिपेंड करेगा कि कितनी इजीली वो डिसोसिएट हो रहा है। याद रखना, देखो जो एसिड होता है ना, उसकी उसकी जॉब क्या है, एसिड की जॉब क्या है, आप बोलोगे कि एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। ओके, तो अब हम ये देखेंगे, जब उसकी जॉब ही यही है कि वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा होता है, तो हम ये देखेंगे कि कितनी आसानी से कर रहा है या कितनी मुश्किल से कर रहा है। आपने तो कह दिया इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, लेकिन आप उसकी बिहाइंड द सीन केमिस्ट्री को भी तो देखो ना। अगर आप इसकी बात करो, किसकी, वीक एसिड की, तो अच्छा, इनको पानी में डालना जरूरी है, इनको पानी में डालना जरूरी है। पानी में नहीं डालोगे तो ये अपना H प्लस डिसोसिएट नहीं करेंगे, तो ये चीज है मैंडेटरी। तभी मैंने एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, वाटर लिखा हुआ है। तो इसमें हम यही कर रहे होते हैं क्रैश कोर्सेज में कि हम इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, अदरवाइज एसिड और बेस की कई सारी डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन हम सिर्फ ब्रोंस्टेड लोरी को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है कि यार स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइजेस, वीक एसिड पार्शियली आयोनाइजेस। स्ट्रॉन्ग एसिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और वीक एसिड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं और ये इसकी एग्जांपल है। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं अब उसको फर्दर चेक करना चाहता हूँ, मैं उसको फर्दर टेस्ट करना चाहता हूँ कि वो कितना स्ट्रांग है, कि वो कितना स्ट्रांग है। ओके, कि वो कितना स्ट्रांग है। तो हमारे पास एक मीटर होता है, दैट इज कॉल्ड पीएच मीटर। दैट इज कॉल्ड पीएच मीटर। देखो, पीएच एक स्केल है जो आपकी एसिडिटी और बेसिसिटी को, एल्केलिनिटी को क्या करता है, मेजर कर रहा होता है। तो पीएच स्केल काफी आपको हेल्प कर रहा होता है फिगर आउट करने में कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रोंगर है या कौन सा एसिड कितना वीकर है। तो वो आपको काफी हेल्प करेगा, वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा होगा कि उसकी पीएच कितनी है। 4 भी आ रही होती है, 3 भी आ रही होती है, 2 भी आ रही होती है, 1 भी आ रही होती है। तो इस तरह से वो आपको क्या करेगा, मेजर करवा के दे देगा और आपको बता देगा कि भाई ये एसिड कितना स्ट्रांग है। अगर उसकी पीएच 1 to 3 आ रही होती है, अगर उसकी पीएच 1 to 3 आ रही होती है, आप बोलोगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर उसकी पीएच नियर टू 7 आ रही होती है, 7 के पास पास, तो आप बोलोगे कि ये न्यूट्रल की तरफ आ रहा है, वीक एसिड है। और अगर उसकी पीएच 7 से ज्यादा आ रही है, अगर उसकी पीएच 7 से ज्यादा आ रही है, तो आप बोलोगे कि वो क्या है, बेसिक है। आप बोलोगे कि वो क्या है, बेसिक है। ओके, तो आसान सी बात है ये। मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ, जरा देखिएगा कि हम पीएच मीटर को जो है वो यूज कैसे कर रहे होते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। Acidity refers to the concentration of hydrogen ions in the solution. The greater the acidity, the greater the concentration of hydrogen ions.
Accurate pH is crucial to scientific experiments because pH can significantly influence a solution's behavior. So as scientists, it's really important that we know how to measure pH in the lab to make sure we've got it right. And that's exactly what we'll learn how to do in this video. The instrument we use to measure pH in the lab is fittingly called a pH meter. It consists of an electrode, a stand to hold up the electrode, and a digital panel for controlling the instrument and displaying measurements. The electrode will measure the electrical activity of the hydrogen ions in a solution, and the panel will translate that to a pH value ranging from 0 to 14. The electrode needs to be stored in a potassium chloride buffer and should never be allowed to dry out. She needs to stay moisturized to live her best life. Don't we all? Before we can use the pH meter to take a measurement, we first need to calibrate it using a series of standard buffers with known pHs of 4, 7, and 10. Carefully remove the buffer storage. अच्छा, ये मैं आपको बताऊंगा. अभी आप थोड़ी देर के लिए इस कैलिब्रेशन वाले पार्ट को इग्नोर कर देना, ओके? अभी आप इसको छोड़ दो, from the electrode. Place an empty beaker underneath the electrode and rinse it with distilled water. Carefully blot it with a Kim wipe, being careful not to touch the glass bulb of the electrode itself. Instead, whip any droplets of water away from it with the wipe. The calibration should begin with the pH 7 buffer. Submerge the electrode in the buffer, but make sure it's not touching the bottom of the beaker or a stir bar if you're using one. Press the Calibrate button on the pH meter panel and wait for the readout to stabilize. Different pH meters will indicate this in different ways. In our case, a line will appear over the A at the bottom right-hand corner of the readout screen. The A just stands for automatic, which means that the meter stops readings automatically when it detects that the pH has stabilized. Once that's done, remove the electrode from the... तो आपको आइडिया हो गया कि हम pH मीटर डिप करेंगे अपने सॉल्यूशन में, ओके? और जब हम pH मीटर को डिप करेंगे वो हमें एक रीडिंग बता देगा. हम क्या कर रहे हैं? एसिड बेस एंड सॉल्ट बेटा. तो जैसे ही हम उसमें pH मीटर डालेंगे तो वो हमें रीडिंग बता देगा, ओके? तो बेसिकली ये रेंज होती है 0 to 14. बेसिकली ये रेंज होती है 0 to 14, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर. 0 से करीब करीब है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 7 से करीब करीब है तो न्यूट्रल है, वीक एसिड है, 7 के करीब है वो तो वीक एल्कली है, और 14 के करीब है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एल्कली है. तो एग्जैक्ट वो आपको pH मीटर ही बताएगा रीडिंग. तो एक ये मेथड है टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड. टू मेजर द स्ट्रेंथ, कम से कम आपको इतना तो पता लग गया ना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, आपको आइडिया हो जाएगा. तो pH स्केल इज द बेस्ट. दूसरा तरीका है यूनिवर्सल इंडिकेटर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? यूनिवर्सल इंडिकेटर यूजफुल मेथड है, हम जनरली इसको कर रहे होते हैं. यूनिवर्सल इंडिकेटर किस तरह से मेजर करता है pH को? इट्स नॉट अ मीटर. ये pH पेपर भी आता है और इसका यूनिवर्सल इंडिकेटर भी आता है. सॉल्यूशन होता है बेसिकली ये सॉल्यूशन ही होता है. ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हाउ टू मेजर द pH बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, ओके? तो ये मैं आपको दिखाता हूँ. ये आपके पास आ गया. Just a minute. चलें जी, आइए जरा. To figure out if something is an acid, a base, or neutral, we can use an indicator. We put 15 drops of our substance, hydrochloric acid, in a test tube, and all we need is a few drops of universal indicator solution, and we look to see what color the solution turns. Here the solution turns bright red, so we can compare that to our chart and see that red corresponds to a pH of 4 or lower. That means we need to do further testing. It could be a 2 or a 1 or a 3.
When testing it a second time using universal indicator solution for pHs 1 to 7, we can see it's a bright red color. According to our second chart, that corresponds to a pH of 1. Now we can test sodium hydroxide. With 1 drop of universal indicator solution for pH 4 to 10, it turns purple. According to our chart, purple means pH of 10 or higher. अब देखो इन्होंने किया क्या है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर ना If we test calcium hydroxide, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन को आपके उसमें डिप करेगा सैंपल में, आपका सैंपल एसिड है या बेस है या जो भी है, सैंपल में वो उसको डालेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर को, और जो भी कलर आएगा ना, जो भी कलर आएगा, स्ट्रिप आपको दी होती है, ये स्ट्रिप उस पर चिपकी हुई होती है, अटैच हुई भी होती है। अब आपके बीकर का जो भी कलर आया है आप उसको मैच करो इसके साथ, आप उसको क्या करो, इसके साथ मैच करो। जैसे होता है ना कि मैं कपड़े लेकर आया, लेट्स सपोज मेरे कपड़े का कलर है पर्पल कलर, लेट्स सपोज। अब ऑब्वियस सी बात है जब मैं वो सूट को स्टिच करूंगा तो आई नीड जिससे मुझे उसको स्टिच करना है, धागा चाहिए, और कलर बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अब मैं गया शॉपकीपर के पास, मैंने उसको एक छोटा सा सैंपल दे दिया काट के, मैंने कहा यार मुझे इस कलर का जो है ना धागा चाहिए। अब वो क्या करेगा, उस छोटी सी कतरन को यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, ये मैच कर गया, चलो भाई इसको निकाल लिया उसने, ये ले लो यार। तो मतलब कि हमारे पास भी जो कलर आएगा ना उस बीकर का या उस कंटेनर का, हम उस कलर को इससे मैच करेंगे। तो जिस कलर से भी वो मैच कर गया, हर कलर के सामने एक अपनी स्पेसिफिक पीएच लिखी हुई है, आप देख रहे हो, ये बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। तो आपको इस तरह से भी पीएच पता लग सकती है, आपको इस तरह से भी पीएच पता लग सकती है। पीएच मीटर भी है और आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर भी है। तो ये दोनों वेज हैं आप पीएच को जो है ना वो मेजर कर सकते हो। तो आपको एटलीस्ट ये तो पता लग जाएगा ना कि वो एसिड कितना स्ट्रांग है ना। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 न्यूट्रल है, 7 से ऊपर है, एल्कली है, बेस है, स्ट्रांग है, वीक है, तभी तो हम इस पीएच को मेजर कर रहे हैं, ओके। तो ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर, सेट हो गया। चलें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की अगर मैं बात करूं तो भाई लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, कोरोसिव होते हैं, स्किन बर्न करता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ओके, सॉल्युबल इन वाटर होता है, और दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। सही है। अच्छा, एक और भी है ना, लिटमस पेपर बेसिकली वो आपको आइडेंटिटी बता देगा एसिड की, ये नहीं बताएगा कि वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, सिर्फ आपको वो आइडेंटिटी बता देगा। बात समझ रहे हो, सिर्फ वो आपको आइडेंटिटी बता देगा कि यस और नो। देखो केमिस्ट्री लैब के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, मजे की बात बताऊं आपको, वाटर भी कलरलेस है, एसिड भी कलरलेस है, वाटर भी कलरलेस है, एसिड भी कलरलेस है। तो अब केमिस्ट्री लैब ये कहती है कि आपको किसी भी चीज को हाथ लगा के चेक नहीं करना, आपको चखना नहीं है, टेस्ट नहीं करना, स्मेल नहीं करना, टच नहीं करना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लिटमस टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं हम? लिटमस टेस्ट करते हैं। तो लिटमस पेपर आते हैं दो तरह के, एक ब्लू लिटमस पेपर आता है और एक रेड लिटमस पेपर आता है। एक ब्लू लिटमस पेपर आता है और एक रेड लिटमस पेपर आता है। हम क्या करेंगे, उसको अपने एसिड में डालेंगे, और उसका कलर चेक कर, हम देखेंगे कि यार क्या कलर चेंज आया। तो एसिड के केस में आपका ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, एसिड के केस में आपका ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, एसिड के केस में आपका ब्लू लिटमस
रेड हो जाता है, समझ जाना एसिड इज प्रेजेंट, समझ जाना एसिड इज प्रेजेंट। कैसे कैसे, ये देखो जरा कैसे टेस्ट करेंगे हम इसे, ये देखो। So here we're just going to look at a super quick example of reversible reaction. I have some 0.5 molar hydrochloric acid and some ये HCl है और ये नहीं हुआ, HCl so है तो an एसिड, acid and an हाइड्रोक्लोरिक alkali, एसिड। and I have some red litmus paper and some blue litmus paper, and I'm just going to dip them in each beaker, and I just want you to watch the colour change. So the red litmus देखो जरा। paper in acid is red. If I pop it into the alkali, we can see that it takes a while, but it's going blue. If I then pop it in the acid, it goes red. Pop it in the alkali, it goes blue. Pop it in the acid, it goes red. And in the alkali, it goes blue. देख रहे हो आप लोग, What I wish to do is to make बेस की प्रेजेंस में रेड ब्लू हो गया, pattern on the paper. बेस की प्रेजेंस में रेड ब्लू हो गया है। So this is अब the blue देखना, litmus paper. ये You देखना, pop it ये in ये the, ये 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 acid, it goes red. चीज देख रहे हो Pop it in the alkali, कि and एसिड के blue. केस में क्या हुआ, एसिड के केस में क्या हुआ, ब्लू लिटमस। एसिड के केस में क्या हुआ, ब्लू लिटमस क्या हो गया, रेड हो गया। एसिड के केस में ब्लू लिटमस क्या हो गया, रेड हो गया। सो दैट्स द मेन पॉइंट। तो लिटमस ने आपको सिर्फ इशारा कर दिया, भाई एसिड है, एसिड है, एसिड है, एसिड है, एसिड की प्रेजेंस है। कितना स्ट्रांग है ये नहीं बताया, कितना स्ट्रांग है ये नहीं बताया, ओके, कितना स्ट्रांग है ये नहीं बताया उसने। ये तो यूनिवर्सल बताएगा, ये तो पीएच मीटर बताएगा आपको। बात समझ आ रही है मेरी? तो ये है इंपॉर्टेंट बात, ये है इंपॉर्टेंट बात, ये है इंपॉर्टेंट बात इसकी। बात समझ आ रही है? आते हैं जरा बेस पर। बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। जैसे कि +2 को कैंसिल कौन करेगा, -2। +2 को कैंसिल कौन करेगा, -2। न्यूट्रलाइज कर दिया उसने, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया, 0 आंसर आएगा। तो भाई आपके पास एसिड है, आप क्या करोगे, बेस लोगे। आप क्या करोगे, बेस लोगे। तो आपके एसिड को बेस क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। आपके एसिड को बेस क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ओके। तो बेस क्या है, इज अ सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइजेस एसिड। तो बनेगा क्या, सॉल्ट और वाटर बनेगा। इसकी मैं आगे बात करूंगा, अभी मैं इस सॉल्ट और वाटर की बात नहीं कर रहा हूं, वो केमिकल रिएक्शन में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। तो इन शॉर्ट बेस क्या है, एसिड का एंटी है, एसिड का एंटी है बेस, एसिड का एंटी है बेस। गर्ल देन बॉय, then boy, women then men, good then bad, okay, black then white, okay। इसी तरह से एसिड देन बेस, मतलब समझ रहे हो, मैं आपको रिलेट करवाना चाह रहा हूं। तो अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने एसिड का तो हमें बता दिया कि वो अपना H+ दे रहा होता है, उसके फॉर्मूले में हमें हाइड्रोजन भी नजर आ जाता है। तो बेस का क्या है, बेस की क्या निशानी है, बेस की क्या आइडेंटिफिकेशन है, बात समझ रहे हो मेरी? बेस की क्या आइडेंटिफिकेशन है? तो बेस में आपको ये नजर आ रहा होता है, बेस में आपको ये नजर आ रहा होता है। ये का क्या मतलब है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। क्या बोल रहा हूं मैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। बोले तो ONOH, ONOH किसमें, बेस में। किसमें, बेस में। हर वो फॉर्मूला जिसमें आपको ऑक्सीजन, ऑक्साइड और OH हाइड्रोक्साइड नजर आए, और हाइड्रोक्साइड नजर आए, और हाइड्रोक्साइड नजर आए, ओके। तो याद रखना, तो याद रखना कि वो क्या होगा, बेस होगा। वो क्या होगा, बेस होगा। वो क्या होगा, बेस होगा, है ना। तो इसलिए जैसे एसिड की कुछ निशानियां होती हैं, ऐसे ही बेस की भी होती हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ओके। अच्छा, फिर एक और मिलती जुलती टर्म है, दैट इज कॉल्ड एल्कली। एल्कली अब यूं कह लो, आप यूं कह लो, बेस है, ये भी बेस है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रखता है, ये वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है। जबकि बेस आपका क्या होता है, वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। बेस आपका वाटर में
इनसॉल्युबल होता है, बेस आपका वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जबकि जो एल्कली होता है, जबकि ये जो एल्कली होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है। ये जो एल्कली है ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। याद रखिएगा ये बात, सिर्फ इतना सा फर्क है, सिर्फ इतना सा फर्क है, सिर्फ इतना सा फर्क है, कोई फर्क नहीं है और कोई फर्क नहीं है। पर क्या है कि भाई बेस वाटर में इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल है, जबकि पानी का गिलास मंगाओगे, आप उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डालोगे और देखोगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल हो गया या इनसॉल्युबल रहा। तो आप देखोगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसा था वैसे ही रहा, सॉल्युबल ही नहीं हुआ। तो आप बोलोगे सर ये एल्कली नहीं है, सर ये बेस है, सर ये एल्कली नहीं है, सर ये क्या है, बेस है। तो क्यों कि ये वाटर में इनसॉल्युबल है, क्यों कि ये वाटर में इनसॉल्युबल है, क्यों कि ये वाटर में इनसॉल्युबल है, याद रखिएगा। तो एल्कली होने के लिए उसको वाटर में सॉल्युबल होना पड़ेगा, एल्कली होने के लिए उसको वाटर में सॉल्युबल होना पड़ेगा, याद रखना। अच्छा, निशानी वही होगी, मतलब अगर आप ये सोच रहे हो ये कोई अलग सी चीज है, भाई अलग सी चीज नहीं है, वही है, बस वाटर में सॉल्युबल है, वही है, बस वाटर में सॉल्युबल है, बस ये याद रखना। ओके ओके, मोस्टली ये ऑब्जर्व किया गया है, मोस्टली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं वो एल्कली बनाते हैं। थोड़ी सी मुश्किल बात कह दी मैंने, इसको मैं थोड़ा सा आसान भाषा में कहता हूं। ग्रुप 1 में कौन कौन होता है, हा ली ने की रब से फरियाद, सबके साथ मैंने ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच लगा दिया। तो जब ग्रुप 1 का हाइड्रोक्साइड आएगा ना, जब ग्रुप 1 का हाइड्रोक्साइड आएगा ना, तो पता है क्या होगा, ये सारे सॉल्युबल इन वाटर हैं, ये सारे सॉल्युबल इन वाटर हैं। तो मैं इनको बेस नहीं बोलूंगा, मैं इनको क्या बोलूंगा, एल्कली बोलूंगा। मैं इनको क्या बोलूंगा, एल्कली बोलूंगा। क्या बोलूंगा, एल्कली बोलूंगा। क्यों कि ये वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल है। ओके, ज्यादातर हमने यही देखा है कि जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं उनका हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है, जैसे कि NaOH, जैसे कि KOH, जैसे कि LiOH, जैसे कि RbOH। बात समझ रहे हो मेरी? तो एक चीज और, वाटर में सॉल्युबल मैंने इसको किया, जब वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं ना तो इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इस तरह से। अच्छा, ये फैशन है कंपाउंड्स का, जब भी कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होता है ना तो पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव बन जाता है। अक्सर बच्चा पूछ रहा होता है सर हमें कैसे पता लगेगा किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा। भाई फैशन है, ये ट्रेंड है, ये तरीका है। मैं अगर थोड़ा सा और पीछे आपको रिवर्स गियर लगाऊं आपका, आयोनिक कंपाउंड में तुम लोग क्या करते थे, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता था उस पे पॉजिटिव आता था, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता था उस पे नेगेटिव आता था, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते थे, आयोनिक कंपाउंड बन जाता था, है ना, है ना। अब तुम तोड़ रहे हो, उस टाइम जोड़ रहे थे अब तोड़ रहे हो। जोड़ रहे किस किस को थे, पॉजिटिव और नेगेटिव को। तोड़ोगे किस किस को, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तभी तो, तभी तो कोई भी कंपाउंड अगर आपके पास होगा तो पहला पोर्शन पॉजिटिव दूसरा पोर्शन नेगेटिव, पहला पोर्शन पॉजिटिव दूसरा पोर्शन नेगेटिव, ऑलवेज, this is always fixed, this is always fixed, remember, remember, this is always fixed, पहला पोर्शन पॉजिटिव दूसरा पोर्शन नेगेटिव। ये फैशन है, ये तरीका है किसी भी कंपाउंड को देखने का, है। जब टूटेगा तो इसी तरह ही टूटता है, वो इसी तरह ही टूटता है, ये स्टाइल है इसके टूटने का। तो आपको वन टाइम पता लगाना है बस, फिर खुद ब खुद समझ जाओगे। ओके चलें, ये भी तो होते हैं हाइड्रोक्साइड, ये भी तो होते हैं, लेकिन यार ये मतलब जो 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 ग्रुप के नीचे वाले हाइड्रोक्साइड है ना, ग्रुप 2 की बात कर रहा हूं, आई मीन ग्रुप 2 कहां से स्टार्ट होता है, बी
मग का सर बड़ा, बी मग का सर बड़ा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, इसके साथ भी OH, 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 OH। तो जो ये वाले हैं ना, ये वाले ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। तो इनको तो तुम एल्कली कह सकते हो, लेकिन इनको तुम एल्कली नहीं कह सकते हो, ये बेस हैं, ये सिर्फ बेस हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि ये वाटर में इंसॉल्यूबल है। तो हमने तो शर्त रख दी ना, क्या कहते हो बेटा, हमने तो शर्त रख दी ना कि एल्कली होने के लिए उसको वाटर में सॉल्यूबल होना पड़ेगा, एल्कली होने के लिए उसको वाटर में सॉल्यूबल होना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट मैं फिर समराइज कर रहा हूं, एल्कली और बेस एक ही बात है, बस बेस वाटर में इनसॉल्यूबल होता है और एल्कली वाटर में सॉल्यूबल होता है, इतनी इतनी सी बात है, बाकी और कोई भी फर्क नहीं है। कंपैरिजन करा रहा हूं एसिड और एल्कली का, एसिड भी कलरलेस, एल्कली भी कलरलेस। एसिड सावर टेस्ट होता है, एल्कली बिटर टेस्ट होता है। एसिड करोसिव, एल्कली करोसिव। ये ब्लू लिटमस को रेड करता है, वो रेड लिटमस को ब्लू करता है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड एल्कली। ओके, जिस तरह से हमने आपको एसिड का बताया कि स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, इस तरह से एल्कली भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कली भी होते हैं, वीक एल्कली भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग एल्कली फुली आयोनाइज होता है, फुली ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, जबकि जो वीक होता है अगेन पार्शियली आयोनाइज होता है। बस बिल्कुल वही स्टाइल है, फर्क सिर्फ इतना है, एसिड में हम H+ की बात कर रहे होते हैं और एल्कली में हम OH- की बात कर रहे होते हैं, एल्कली में हम OH- की बात कर रहे होते हैं, याद रखिएगा। ओके, दूसरी बात ये कि हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि अमोनिया NH3। आपको देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एसिड है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में एक बात बता दी कि यार उसमें हाइड्रोजन होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अमोनिया एक एल्कली है। अमोनिया अपना H कभी भी नहीं देता, यानी ऐसे कभी भी नहीं बनाएगा वो, यानी NH3 अपना H किसी को दे दे, NH3 अपना H किसी को दे दे, है ना, तो ये मैं इसको क्या कहूंगा कि यार ये इसकी एसिडिक नेचर है। लेकिन इनफैक्ट अगर तुम NH3 को देखोगे ना, तो ये अपना प्रोटॉन देता नहीं है, बल्कि ये लेने की एबिलिटी रखता है। तो ये थोड़ी सी दिमाग को नाम लगने वाली बात है कि यार शुरू में तो हमने कोई और बात की, अब में हम तुम्हें कोई और बात बता रहे हैं। अच्छा, सिर्फ अमोनिया का ही केस है ये, सिर्फ अमोनिया ही है, वन वन मैन शो है ये, वन एंड ओनली है कि यार इसमें आपको हाइड्रोजन भी नजर आ रहा है, मैं फिर भी इसको एसिड नहीं कह रहा हूँ। तो जब तुम इसका रिएक्शन देखोगे ना, जब तुम इसकी नेचर को डिस्कस करोगे, तो तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम्हें अंदाजा होगा कि ये जो अमोनिया है, ये बजाय इसके कि अपना प्रोटॉन किसी और को दे के रिएक्शन कर ले, ये तो प्रोटॉन लेता है, ये तो एक्सेप्ट करता है, ये तो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। ओके, अमोनिया क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है, राइट, प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो एसिड क्या कर रहा था, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा था, ये क्या कर रहा होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो ये डिफरेंस आपको लाजमी याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। सही है। अच्छा, ये अभी तक हमने ना थोड़ा इंट्रोडक्शन किया है, ये अभी तक हमने इंट्रोडक्शन किया है एसिड और बेस का, ये अभी तक हमने इंट्रोडक्शन किया है एसिड और बेस का। अभी हमने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं किया, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एज एन इंट्रोडक्शन हमने किया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, इनको टेस्ट कैसे करते हैं हम, एल्कली डाल, लिटमस पेपर डालेंगे, पीएच मीटर डालेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे। अभी हम सिर्फ इसको एज अ थ्योरेटिकली इसको देख रहे हैं। अब हमारा जो केमिकल रिएक्शंस वाला पोर्शन है ना, हमारा जो केमिकल रिएक्शंस वाला पोर्शन है, वो बिल्कुल सेपरेट है, वो बिल्कुल सेपरेट है। तो मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। अब्दुल्ला जरा बताइएगा बेटा, अब्दुल्ला जरा बताइएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कली। अब्दुल्ला, दोनों से पूछ रहा हूँ, दोनों अब्दुल्ला से पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कली। यस, जल्दी बताना बेटा।
Yes, Fatma. Alkali is soluble in water, whereas base is not. Good, good. Yes, Huria. Alkali is a soluble base. Exactly. This is a base, but it's soluble in water, obviously. Base ही है, but soluble in water है. Base ही है, but soluble in water है. Aisha, what do you mean by the term acid? What is acid? क्या कहती हो? What is acid? Proton donor. Proton donor. मदारका क्या कहते हो? What is the difference between strong acid and weak acid? Yes, मदारका क्या कहते हो? A strong acid dissociates completely and a weak acid dissociates partially. बेहतरीन हो गया, गुड हो गया. तो अभी तक हमने सिर्फ ये वाली बातें की हैं. अभी तक हमने सिर्फ ये वाली बातें की हैं. अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. कौन बताएगा मुझे? यस अब्दुल्ला, क्या कहते हो? जी सर. क्वेश्चन मेरा ये है कि what is the identification of a base? Like I'm going to give you a formula. So what you would be looking at in that formula, के is this a base or not? क्या कहते हो? Sir, हाँ जी, आयशा, हुरिया, असबिया. Oxide and hydroxide. Exactly. Base is a metal oxide and metal hydroxide. Yes, exactly. तो मैंने आपको क्या बताया कि हर वो फॉर्मूला जिसमें आपको ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड नजर आए, that would be called base, except ammonia. Ammonia is your exceptional case. Ammonia में ना ऑक्साइड है ना हाइड्रोक्साइड है, बल्कि H है. H थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर है इसका, थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर है इसका. इट हैज H. तो आप याद रखना कि यार इसमें ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड नहीं है. अमोनिया इज NH3. अमोनिया इज NH3. देखने में लगता है कि ये एसिड है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है ना भाई? देखने में लगता है एसिड है, बट एक्चुअल में नहीं है. ये कौन है? ये बेस है. और मजे की बात और बताऊं, ये तो एल्कली है. ये तो एल्कली है. ये तो वाटर में सॉल्यूबल है. ये तो वाटर में सॉल्यूबल है. याद रखना, ये वाटर में सॉल्यूबल है. ओके, तो अमोनिया तो एल्कली है. तो थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, तभी मैं इसको एम्फेसाइज कर रहा हूं. ओके, देन फिर हम क्या कर रहे होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. फिर हम क्या करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. ये पोर्शन जो है केमिकल प्रॉपर्टी वाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसके क्वेश्चंस काफी देखेंगे, पास्ट पेपर्स में भी देखेंगे. अच्छा, जितना अभी तक हमने किया है ना, अच्छा यहां से क्या क्या आ रहा होता है? जितना अभी तक हमने किया है, जितना अभी तक हमने किया है, यहाँ से क्या क्या चीजें आ रही होती हैं. मैं आपको जरा एक छोटा सा वो दिखा दूं कि किस तरह से आप इसको देखोगे. एसिड बेस वाले की मैं बात कर रहा हूं. आइए 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 आइए. और आ, ये देखिएगा जरा. जितना अभी तक हमने किया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ. जितना अभी तक हमने किया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ. ये देखिएगा जरा बेटा, आपको ये नजर आ रहा होगा. क्या कहते हो? what is the meaning of the term weak in weak acid? Yes, It weak in partially weak acid. ionizes. Exactly. अच्छा जी, आइए जरा, आइए. Yes, part B. क्या कहते हो? Nitric acid is a strong acid and nitrous acid is a weak acid. Describe the difference between a strong acid and a weak acid. क्या कहते हो? A strong acid completely ionizes in the water. And बेहतरीन हो गया यार, बेहतरीन हो गया. बच्चों वाला बिल्कुल. यस. बेबी है, बिल्कुल बेबी है. और मतलब इस तरह से आप देखेंगे इसकी बेसिक्स. ये बिल्कुल बेसिक है इसका, ये बिल्कुल बेसिक है इसका. तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि यार मतलब के किस तरह से एग्जामिनर इसको पेपर में जो है वो पूछ रहा होता है. तो ये हैं वो चीजें, ये हैं वो क्वेश्चंस कि आपको पता लगेगा कि जब बेसिक चीजें एसिड बेस से आ रही होती हैं तो ऐसे पूछ रहा होता है वो. कभी वो बोलेगा what do you mean by the term weak in weak acid?
एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एसिड इन वीक एसिड? तो भाई जब एसिड बोले तो एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर कह देना, जब वो वीक की बात करे तो फिर पार्शियली आयोनाइजेशन की बात कर देना। तो मतलब ये है कि इस तरह से ऑन एंड ऑफ आप देखेंगे काफी सारे क्वेश्चंस पूछ रहा होता है वो। ओके, काफी सारे क्वेश्चंस वो यहाँ से पूछ रहा होता है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट अपना बिल्डअप लाजमी करना है, जरूर करना है। सेट हो गया जी। फिर हम आते हैं इसकी केमिकल बिहेवियर की तरफ, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज न्यूट्रलाइजेशन। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि जब एसिड बेस से रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा उसको, उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। सो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद एन एल्कली और मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। जैसे कि आपके सामने है एसिड 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 एसिड, एल्कली 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 एल्कली, बेस बेस बेस। भाई बेस और एल्कली एक ही है, बार बार कह रहा हूं। what is the difference? only the solubility difference. if that is soluble in water, so I would say that this is an alkali, and if this is insoluble in water, then I would say that this is a base, this is a base. okay, तो ये देखो एसिड और बेस ने रिएक्शन किया तो क्या बनाया? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाया? सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइज हो गया, खलास, फिनिश कर दिया एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को इन्होंने। ओके, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। सो न्यूट्रलाइजेशन में हम क्या कर रहे होते हैं? एसिड और एल्कली का रिएक्शन करा रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? एसिड और एल्कली का रिएक्शन करा रहे होते हैं। किसमें? किसमें हम एसिड और एल्कली का रिएक्शन करा रहे होते हैं? न्यूट्रलाइजेशन में। बेतहाशा इक्वेशंस हैं। देखो ये मैंने दूसरा एसिड लिया है H2SO4 प्लस NaOH। अगेन वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट 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 सॉल्ट। कैसे पता लगा ये सॉल्ट है? कैसे पता लगा ये सॉल्ट है? मेटल आ रहा है, और क्या आ रहा है? नॉन मेटल आ रहा है। जब मेटल और नॉन मेटल आएगा तो वो सॉल्ट होगा। जब मेटल 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 आएगा तो सॉल्ट होगा। याद रखना, ये सॉल्ट की निशानी है कि उसमें क्या आ रहा होता है? मेटल और नॉन मेटल आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है? मेटल और नॉन मेटल आ रहा होता है। ये सॉल्ट की निशानी है। ओके, सो और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, और वाटर तो बनेगा ही बनेगा भाई। तो एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस, बेस बोले तो एल्कली। ओके, तो अगर ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और फाइनली आपको क्या देते हैं? सॉल्ट और वाटर। और फाइनली आपको क्या देते हैं? ये सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। This reaction is known as neutralization. This reaction is known as neutralization. ओके हो गया जी। अभी एक रिएक्शन किया है हमने, ये अभी हमने एक रिएक्शन किया है, याद रखिएगा ये बात, ये एक रिएक्शन है। ओके, अच्छा, फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट है आपके पास कि यार आप आयोनिक इक्वेशन बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ आप? आयोनिक इक्वेशन बना के दिखाओ आप। कैसे 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 कैसे? मैं आपको आयोनिक इक्वेशन बनवाता हूं, जरा देखिएगा यहाँ पर। भाई हमने क्या किया, हमने क्या किया, लेट्स सपोज ये मेरे पास थी इक्वेशन जो नॉर्मल होती है, ये मेरे पास इक्वेशन थी जो नॉर्मल होती है। ओके, अब आप इसकी आयोनिक इक्वेशन बनाना चाहते हो, पता है क्या करोगे? आपको दो काम करने हैं। आपको सबसे पहले तो देखना है स्टेट सैंपल क्या लिखे हुए हैं। आपको सबसे पहले तो ये देखना है स्टेट सैंपल क्या लिखे हुए हैं। आपको सबसे पहले तो ये देखना है स्टेट सैंपल्स क्या लिखे हुए हैं। आपने देखा कि एक्वियस 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 लिखे हुए हैं और लिक्विड भी है। तो जब भी आप किसी इक्वेशन को ब्रेक डाउन करते हो ना, किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हो ना, तो पता है किसको करते हो? पता है किसको करते हो? जिसके साथ एक्वियस आ रहा होता है, जिसके साथ एक्वियस आ रहा होता है। AQ 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 AQ
तभी तो मैंने इसको तोड़ दिया H+ और OH- में, H+ और Cl- में। मैंने ये डायरेक्ट कर दिया है। मैं इसका एक और स्टेप यहाँ लिख रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर रहा हूं। जब मैंने इसको ब्रेक डाउन किया तो मुझे ये मिला। जब मैंने इसको ब्रेक डाउन किया तो मुझे क्या मिला, ये मिला। सही है। और वाटर को मैंने अभी तक नहीं छेड़ा क्योंकि वाटर का स्टेट सिंबल एक्वियस नहीं है, वो लिक्विड है। हमारा फोकस कौन है, AQ, AQ, एक्वियस, एक्वियस, एक्वियस। तो ये देखो ना, देखो ना, सेम सेम कैंसिल कर दो, सेम सेम कैंसिल कर दो, सेम सेम कैंसिल कर दो। कौन बचा, कौन बचा, H+ बचा, और कौन बचा, OH- बचा, और कौन बना, और कौन बचा, वाटर बचा। तो भाई ये है आयोनिक इक्वेशन, ये है आयोनिक इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड आयोनिक इक्वेशन। तो आयोनिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको स्टेट सिंबल पता होने चाहिए। एक्वियस कौन है, उनको फिर आप देख लो यार, एक जैसे जो आयंस होंगे आप उन्हें कैंसिल आउट कर देना, एक जैसे जो आयंस होंगे आप उन्हें कैंसिल आउट कर देना, और फाइनली तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगी। दैट इज नोन एज आयोनिक इक्वेशन, दैट इज नोन एज आयोनिक इक्वेशन। ओके, तो इस पे हम करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आयोनिक इक्वेशन की। फर्दर हमारे पास और भी रिएक्शन हमारे पास रहते हैं तो हम उसको जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।